चलिए, तो आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे टाइम एंड टेंस। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि टाइम होता क्या है और टेंस होता क्या है। तो टाइम एंड टेंस ये कब आपसे पूछी जाएगी, तो जितने सारे क्लास 8 से लेकर 11 तक जितने सारे स्टूडेंट्स से विद्यार्थी उन लोग को हमेशा इससे क्वेश्चन आता है। लेकिन बच्चे लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्हें समझ में नहीं आता है कि ये है क्या। फिल इन द ब्लैंक्स हमेशा सभी को आया है। आप ये चीज़ को जान भी समझ भी सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक सभी को आया है। इसका मतलब क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स आने का मतलब क्या है। जैसे इस टाइप का आपको हमेशा क्वेश्चन आया है एग्जाम में, आप देखे भी होंगे। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते होंगे कि फिल करने के टाइम में वो कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कर दिया, कोई पास्ट कॉन्टिन्यूस में कर दिया, कोई फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कर दिया, कोई परफेक्ट में कर दिया, कोई जो है सब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कर दिया। तो आखिर में जो इतने सारे विद्यार्थी जो चेंज करते रहे इतने टाइम में, वो इनमें से यदि हम बात करें ग्रामेटिकली यदि बात करें तो कौन सा बेहतर होगा, ये आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा बेहतर होगा, कौन सा इसमें से करेक्ट है। क्योंकि सारे लोग अच्छी तरह से बनाए हैं, लेकिन कौन सा करेक्ट है ये आप वहाँ पे थॉट नहीं कर पाएंगे या जज नहीं कर पाएंगे। तो आपको जज करने के लिए हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस से आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन से वर्ब को फिल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग इस क्लास को आज करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट में क्वेश्चन दिया है गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज, फिर ब्लैंक दिया है हार्ड वर्क। अब यहाँ पे क्या होगा, तो आप इसे बहुत सारे लोग जो है इसे कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देगा, कोई परफेक्ट में कर देगा, कोई प्रेजेंट परफेक्ट में कर देगा, कोई पास्ट परफेक्ट में कर देगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग काफ़ी जो है सो कंफ्यूज हो जाते हैं और अंत में क्या करते हैं कि जो भी विद्यार्थी यदि हम हैं बना रहे हैं तो नेक्स्ट वाला यदि किसी अन्य टेंस में यदि वो कन्वर्ट कर दिया है या उसे चेंज कर दिया है, तो ऐसा हमें भी फील होने लगता है कि शायद ये मेरा गलत है उसका सही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको टाइम एंड टेंस का कुछ ऐसे कंसेप्ट हम आज आपको बताएंगे जो काफ़ी बेहतर होगा, लॉजिकली आपको जो है सो काफ़ी फन लगेगा। ठीक है, तो चलिए उस फन क्लासेस को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसे जो है सो हम लोग अभी यहाँ पे रिमाइंड रखते हैं, क्योंकि सारे कंसेप्ट को पढ़ने के बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व आप ही लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्लास स्टार्ट करते हैं और आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइम है क्या। यह टाइम बताता है एक यूनिवर्सल है, नॉन ग्रामेटिकल है। ये मतलब ये इसका कोई ग्रामर से लेना देना नहीं है। ये कंसेप्ट जो है सो रिप्रेजेंटिंग व्हेन एन इवेंट हैपेंस, ये केवल ये बताएगा कि कब कोई घटना घटित हुआ, पास्ट में हुआ या प्रेजेंट में हुआ या फ्यूचर में हुआ, ये केवल इसमें बताएगा। ठीक है, और टेंस जो है सो आपको ये क्या है, तो ये बताएगा कि ये जो है सो एक स्पेसिफिक ग्रामेटिकल है, मतलब ये एक ग्रामर है जो फॉर्म्स या वर्ब्स टेक टू एक्सप्रेस दैट टाइम। इसमें ये बताएगा कि उस समय में कौन सी क्रिया या कैसे एक्सप्रेस होना चाहिए या कौन सा वर्ब आएगा, ये यहाँ पे हम लोग को बताएगा। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे इसमें कितने पढ़ाएंगे, 5 पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले टाइम एंड टेंस जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। आपको टाइम एंड टेंस में जितने सारे क्वेश्चंस आएगा वो सब में फिल इन द ब्लैंक्स जो आएगा ना वो वर्ब ही रहेगा। आप देख सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स इसमें जब भी रहेगा तो केवल वर्ब रहेगा। जैसे कि ये एक्शन वर्ड हो गया, ये भी एक्शन वर्ड है, ये भी एक्शन वर्ड है, ये भी एक्शन वर्ड है और ये भी एक्शन वर्ड है। इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स हमेशा जो है सो एक्शन वर्ड ही रहता है। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग केवल एक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो वर्ब के बारे में हम लोग बात करेंगे कि उस कौन सी फॉर्म वहाँ पे फिल होगा।
वर्ब का जो है सो हम लोग पढ़ेंगे V1, V2, V3, V4 और एक होता है V5। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे कि इस सेंटेंस में ये जो वाक्य होगा यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें हम लोग कौन सा वर्ब फिल करेंगे। V1 फिल करें या V2 फिल करें, V3 करें, V4 करें या V5 करें, ये हमें पता नहीं है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे 5 रूल्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 5 रूल्स जो है सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी मज़ा भी आएगा ये 5 चीज़ें पढ़कर, ठीक है। तो चलिए हम लोग इन 5 चीज़ों को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि वर्ब को देखना है और वर्ब को फिल करना है। तो वर्ब को देखना है और वर्ब फिल करना है। तो परफेक्ट है कि 2 तरह का वर्ब होगा। तो एक हो जाता है हेल्पिंग वर्ब और एक हो जाता है मेन वर्ब, जिसे हम लोग एक्शन वर्ड बोलते हैं। हम लोग को फिल करने के लिए तो मेन वर्ब ही बोलता है, तो मतलब हेल्पिंग वर्ब को देखकर मेन वर्ब को फिल करना है, ठीक है। तो पहला हम लोग ये रूल्स पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे टाइम को देखना है और वर्ब को फिल करना है। फिर उसके बाद सिंगल सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, फिर कंबाइंड सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, फिर एक्सेप्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब आप बोलिएगा सर एक्सेप्शंस तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं, यहाँ पे क्या आ गया। तो एक्सेप्शंस का मतलब हो गया केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, आपको हर जगह आपको एक्सेप्शंस मिलेगा, मैथ में भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब है कि जब ये सब रूल्स काम नहीं करेगा तो आपको ये रूल्स यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं काफ़ी फनी कंसेप्ट में। मान लेते हैं कि काइंड्स मतलब टाइम, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक पेरेंट है, एक पेरेंट्स है और उसके जो है सो कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, ठीक है। पहला बच्चा का नाम है वर्ब, दूसरा का टाइम, तीसरा का सिंगल, चौथा कंबाइन और पांचवा का एक्सेप्शंस, ठीक है। हम लोग पहले पढ़ेंगे इस फैमिली के बारे में, वर्ब के फैमिली के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो चलिए वर्ब के फैमिली के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। तो वर्ब के फैमिली में जब हम लोग एंटर करते हैं तो पता चलता है कि इसके 3 बच्चे हैं, है ना। इसके 3 बच्चे हैं। पहला का नाम है डी, दूसरा का नेम है एच, तीसरा का नाम है वाई। ये नाम याद रखिएगा। तो डी फॉर क्या होता है, तो डी फॉर डू होता है, डिड होता है और डज होता है। एच फॉर क्या होता है, हैज होता है, हैव होता है, हैड होता है। और वाई मतलब क्या होता है, वाज, वर, इज, आर, एम, है ना। इतने सारे होते हैं। यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि जिस सेंटेंस में डू, डिड या डज मिल जाएगा तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट बिना सोचे समझे V1 यूज कर देना है। मतलब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आपको वहाँ पे यूज कर देना है। और जिस वाक्य में यदि हेल्पिंग वर्ब आपको मिल जाए हैज, हैव और हैड, तो बिना सोचे समझे वहाँ पे जो है सो क्या करना है, भी थर्ड का यूज कर देना है, मतलब क्रिया का तीसरा रूप यूज कर देना है। और जब मिल जाए आपको वाज, वर, इज, आर, एम, ये सब जब मिल जाए तो आपको डायरेक्टली आपको क्रिया का चौथा रूप यूज कर देना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल। अब इस को आपको याद रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब फिल इन द ब्लैंक्स को जब बनाते हैं तो वे लोग ट्रांसलेट पहले सोचते हैं और उसको जो है सो वो लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं माइंड में और उसका हिंदी थॉट करते हैं और हिंदी थॉट करने के बाद फिर उसको जो है सो ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन ऐसा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप जब वहाँ पे थॉट करने के लिए बैठेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश समझने की कोशिश कीजिएगा तो वो आपको टाइम बचाएगा। और यदि आप उसको पहले हिंदी में रिमाइंड कीजिएगा, माइंड में ट्रांसलेट कीजिएगा, फिर उसको जो है आप सॉल्व कीजिएगा तो इससे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो ऐसा करना नहीं है। हम आपको यहाँ पे ये काफ़ी शॉर्ट तरीका पे ये बताए हैं कि आपको यदि ट्रांसलेशन जैसे कि दिया है और
टाइम एंड टेंस पूछा है और आपको यदि उसको बनाना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कौन सी टेंस में चेंज करें, तो विदाउट थिंकिंग आप जो है इस चीज़ को करेंगे, विदाउट थिंकिंग यहाँ पे करेंगे। जैसे कि इसमें आपको हम बताए हैं, ये सब याद रखना है। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग डीड मिल गया, तो डीड रहेगा तो हमें क्या यूज़ करना है, तो आप देख सकते हैं कि जिसमें डीड रहेगा, डू रहेगा, उसमें डायरेक्ट V1 हमें यूज़ कर देना है। तो जो भी फिल इन द ब्लैंक रहा, फिल इन ब्रैकेट में जो भी वर्ब्स रहेगा वो हमेशा V1 ही रहता है। वाज है तो वाज में हम लोग क्या करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इसमें हम लोग को V4 यूज़ करना पड़ रहा था, तो हम जो है से यहाँ पे V4 यूज़ करेंगे। तो राइट का क्या हो जाएगा, राइटिंग। और हैज़ आ गया, तो हैज़ में हम लोग क्या पढ़े थे कि V3 का यूज़ कर देना है, तो हम लोग यहाँ पे डन यूज़ करेंगे। उसके बाद डू आ गया, तो डू में क्या यूज़ होता है, तो डी वाला में है, तो मतलब V1, तो इसमें भी इट यूज़ होगा। डज है तो यहाँ भी लाइक यूज़ होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं बिना सोचे समझे हमको ट्रांसलेशन मतलब इसको हिंदी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है माइंड में, हम डायरेक्टली जो है सो सॉल्व कर दे रहे हैं। और आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इज़ है, तो इज़ में हम डायरेक्टली क्या पढ़े थे यहाँ पे कि इज़, आर, एम, वाज, वर, ये सब रहेगा, तो V4 लगा देना हम लोग को यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या है एज, तो डायरेक्ट हम लोग को ईटिंग कर देना है, हमको हिंदी ज़्यादा सोचना नहीं है। हैड है V3 लगेगा तो फिनिश्ड हो जाएगा, हमको ज़्यादा हिंदी याद नहीं करना है। डू है डायरेक्ट V1 लगेगा, तो हम लोग वांट लगा देंगे। आर है तो हम डायरेक्ट लर्निंग लगा देंगे, आप बाकी सोचने वाला सोचते रहे। एम है तो डायरेक्ट हम V4 लगा देंगे, टीचिंग। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी आसानी से हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने सारे आए, यहाँ पे 10 एग्जाम्पल लेकर हम आपको लेकर आए हैं, जहाँ पे हम आपको क्या बताएं कि भर्ब को हमको फिल करना है। तो भर्ब को जब हम फिल करेंगे तो कैसे देखेंगे, हेल्पिंग भर्ब को देखना है और मेन भर्ब को फिल कर देना है, ठीक है। हेल्प किसकी लेंगे हम लोग, हेल्पिंग भर्ब की। तो हेल्पिंग भर्ब वाला लिस्ट अभी हम आपको यहाँ पे दिखाए हैं, ये सब सारे हेल्पिंग भर्ब से है। डू, डिड, डज, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, इज, आर, एम, ये सब सारे हेल्पिंग भर्ब्स है, ये सब, है ना। तो और भी ढेर सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जैसे मोडाल्स आ जाता है, तो मोडाल्स के बाद हमेशा जो है सो मोडाल्स होता है, तो मोडाल्स के बाद हमेशा V1 का यूज़ होता है, तो उसके बारे में आपको सोचना नहीं है ना। और आप ये सोच रहे होंगे कि शैल और विल का यूज़ यहाँ पे नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, उसके बारे में समझते हैं। तो शैल और विल के बाद डायरेक्ट बी लगता है, उसके बाद V4 लगता है, मतलब बी जो है सो एक V1 है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे राइट नहीं किए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को माइंड में ये आ रहा होगा कि आखिर में सर इतना ही क्यों यूज़ किए, सेल विल छोड़ दिए, मॉडल्स को छोड़ दिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो यूज़ होगा उसी को रखेंगे। बाकी जो है सो आप देख सकते हैं कि किस क्या डिफरेंस है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे शॉर्ट वाला में नहीं ऐड किए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 10 क्वेश्चन किए। तो ये 10 क्वेश्चन हम लोग जो है सो किसका किए, तो ये 10 क्वेश्चन हम लोग किए भर्ब को। मतलब अभी हम लोग पढ़े केवल भर्ब के बारे में। भर्ब के बारे में क्या पढ़े कि हेल्पिंग भर्ब को देखना है और मेन भर्ब को फिल कर देना है, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे देखें, इसको हमको सीन करना पड़ रहा था, है ना, उसके बाद इसे हम लोग फिल कर देते थे। अब हम अभी बात करेंगे कि यदि कोई भी सेंटेंस में या कोई भी वाक्य में यदि हेल्पिंग वर्ब ना हो, यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब जब नहीं रहे तो हम लोग देखेंगे उसमें टाइम के बारे में देखेंगे कि टाइम है या नहीं है। यदि टाइम है तो उसके लिए भी है,
क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात किए थे कि ये जो पेरेंट्स इसके 5 बच्चे हैं, तो पहला बच्चा था भर्व, तो भर्व के भी 3 बच्चे हमको देखने को मिला। अब इसके फैमिली जो है सो पूरी तरह से हम लोग समझ गए इसके फैमिली के बारे में, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट जो है इसका भाई भर्व का, उसके पास जाते हैं। तो भर्व का नेक्स्ट भाई कौन है? टाइम। अब टाइम के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो टाइम के बारे में जब पढ़ेंगे तो पता चला कि टाइम के पास, टाइम का भी 3 पुत्र है। टाइम का भी क्या है? 3 पुत्र है। पहला का नाम है डेरा, दूसरा का नाम है प्ले, और तीसरा का नाम है एनटीआर। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। तो डेरा, डेरा, डी फॉर डेली, ई फॉर एवरीडे, आर फॉर रेगुलर, और ए फॉर ऑलवेज। ठीक है, ये याद रखना है। तो जिस सेंटेंस में ये सब रहेगा उसमें आपको डायरेक्ट V1 या V5 लगाना है। तो V1 और V5 हम लोग किसको देखकर लगाते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग लगाना पड़ता है। तो डेरा के पास V1 या V5। उसके बाद आते हैं प्ले, P फॉर पास्ट, L फॉर लास्ट, A फॉर अगो, और Y फॉर यस्टरडे। जिस सेंटेंस में ये सब टाइम रह जाएगा उसमें हमको डायरेक्ट V2 का यूज़ कर देना है, मतलब क्रिया का दूसरा फॉर्म यूज़ कर देना है। और NTR, N मतलब हो गया नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, वटेवर, नेक्स्ट आर जो भी रहेगा तो वो सब रहेगा। T4 आ जाएगा यहाँ पे टुमारो, और R4 आ जाएगा रीमेन। जब ये सब रहेगा तो उसके साथ हम लोग सेल और विल लगाकर डायरेक्ट V1 का यूज कर देना है। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल समझते हैं। तो लियोनार्डो ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज लास्ट ईयर। अब देखिए हमको जो है सब मान लेते हैं कि इसका ट्रांसलेट हम लोग जब कर रहे थे तो माइंड में हमको पता नहीं चल रहा है कि ये क्या कह रहा है, लेकिन हमको देखने को मिल रहा है कि इसमें लास्ट ईयर है। अब लास्ट ईयर है तो हम लोग आते हैं इसमें लास्ट, तो लास्ट के साथ में ईयर रहे या डे रहे या कुछ भी आदि रहे, लास्ट संडे मंडे वटेवर जो भी रहे लास्ट के साथ में, तो उसके लास्ट के साथ में कुछ भी रहे तो हमको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली देखना है कि लास्ट के साथ में कौन है। तो ये सब जब रहेगा तो V2, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं लास्ट है V2, तो इसमें आ जाएगा ग्रेजुएटेड आ जाएगा। तो क्या करेंगे? प्लस में D लगा देंगे, है ना, मतलब इसमें ग्रेजुएटेड लिख देंगे, ये फिल हो जाएगा। ठीक है, मिस्टर पेटर टीच नेक्स्ट मंथ। देखिए ये नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ ये टीच करेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अभी जस्ट बात किए थे कि नेक्स्ट के साथ में कुछ भी रहेगा तो सेल और विल लगाकर हम लोग जो है सो उसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो पेटर के साथ में विल लगेगा तो विल का हम लोग यूज कर दिए, और ये विल के बाद क्या लग जाएगा? टीच हो जाएगा। तो यहाँ पे टीच हो गया। ठीक है, टीच हो गया। ठीक है, उसके बाद मिस्टर सेमू ब्लैंक इन द न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक, यहाँ भी दे दिया है नेक्स्ट वीक। तो हम लोग क्या करेंगे? इसके साथ में भी हम लोग विल का यूज करेंगे और स्टे यूज कर देंगे। देव सीन पता नहीं चल रहा, लेकिन यस्टरडे लिखा हुआ है, तो यस्टरडे में क्या करते थे हम लोग? डायरेक्ट V2 का यूज करते थे। देखो यस्टरडे V2 यूज हो जाएगा वहां पे, तो डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे? सी का साव यूज कर देंगे, V2। काफ़ी आसान है, समझने में काफ़ी बेहतर लगेगा आपको। देखिए यहाँ भी है द लेसन यस्टरडे, मतलब V2, तो क्या करेंगे? एक्सप्लेन यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे।
उसको लास्ट नाइट, तो यहाँ भी हम लोग वास्ट यूज करेंगे। उसके बाद लिखा वो टुमोरो, टुमोरो आ जाता है फ्यूचर में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे शैल का यूज करेंगे और स्टडी यूज करेंगे। शैल के बाद स्टडी। सी द लास्ट यस्टरडे आ गया, तो यहाँ भी संग यूज करेंगे। आई ब्लैंक सबमिट द फॉर्म बाय नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक मतलब यहाँ आ जाएगा सेल और फिर सबमिट आ जाएगा। तो अब देख सकते हैं कि काफ़ी आसान तरीके से हम इस चीज़ को सोल्व कर पा रहे हैं केवल वो फॉर्मेट को देखकर। मतलब जिस सेंटेंस में या जिस वाक्य में यदि हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब को देखकर हमको क्या करना है, मेन वर्ब को फिल करना है। और यदि किसी वाक्य में यदि मेन वर्ब नहीं है तो टाइम होगा, तो टाइम को देखना है और फिल करना है। तो टाइम को देखना है और फिल करना है, ठीक है। उसके बाद यदि मान लेते हैं कि ये दोनों नहीं रहा तो क्या करेंगे। यदि किसी भी सेंटेंस में यदि दोनों नहीं रहा, वर्ब नहीं रहा मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहा और ना ही टाइम रहा, जब नहीं रहेगा तब क्या करना है, तो हम लोग सिंगल यूज करेंगे। तो ये सिंगल है क्या, तो चलो इसको समझते हैं कि ये सिंगल है क्या। सो सिंगल ये क्या है, तो इसको समझते हैं हम लोग, तो काफी बेहतर लगेगा आपको। तो सिंगल मतलब हो गया कि वो सेंटेंस सिंगल सेंटेंस यदि है और उसमें ना ही टाइम है और ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब है, फिर भी हमसे जो है सो वर्ब को फिल करने के लिए बोला गया है, तो हम लोग देखेंगे कि वो जो सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या। उसको पढ़ना है और आपको थॉट करना है उसका मीनिंग, कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में कुछ बता रहा है क्या। यदि यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में कुछ बता रहा है तो V1 और V5 आपको यूज कर देना है सब्जेक्ट के अनुसार। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आपको डरना नहीं है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार जो है सो हमको फिल कर देना है V1 या फिर V5, ठीक है, ध्यान में रहे। तो यहाँ पे स्टार से लिखा हुआ है, तो स्टार ये जो है सो क्या है, स्टार्स साइन एट नाइट, मतलब ये जो है सो यूनिवर्सल है। तो स्टार्स के साथ में क्या लगेगा, V5, मतलब स्टार रहता तो V5 लगा, तो स्टार से V1 लगेगा। तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा हम लोग पास, क्या यूज हो जाएगा, साइन यूज हो जाएगा, ठीक है। द अर्थ ब्लैंक अराउंड द सन, तो ये भी यूनिवर्सल में आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूव्स हो जाएगा। द अर्थ एक सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब्स लगेगा यहाँ पे, है ना। उसके बाद लिख रहा है कि आइस बी एट 0 डिग्री। अब आइस जो है सो कौन सी कितना बताया, 0 डिग्री, मतलब ये भी यूनिवर्सल है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ये इसके साथ में इज लगेगा। बी का मतलब ही होता है इज, आर, एम, वाज या फिर वर होता है, ठीक है। तो हम एज ये कंडीशन को देखते हुए हम इस चीज़ को फील किए हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट का मैटर है और आने वाला टाइम में भी यही रहेगा। इफ आई ब्लैंक वर यू आई वुड गो देयर। चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। सो यहाँ पे हम लोग को बोला कि यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा तो V1 या V5 आपको लगा देना है। और यदि इफ या विशेष का कोई सेंटेंस है तो हम लोग को वर का यूज कर देना है बी के प्लेसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, तो ये इफ वाला है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर का यूज हो जाएगा। अब आप ये नहीं सोचेगा कि आई के साथ में वर का यूज नहीं होगा, वाज का यूज होगा, ऐसा सोचना नहीं है, क्योंकि ये विश का है इसलिए ऐसा लग सकता है, ठीक है। तो द काउ, उसके बाद इट ग्रास, तो ये भी यूनिवर्सल है तो यहाँ पे इट्स लगेगा। इफ आई वर ये किंग, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आ गया विशेष में आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा सर्व।
लेकिन यहाँ पे हम सर्व तभी लगाएंगे जब वर एक साइड रहेगा, दूसरा साइड वुड के साथ में सर्व लगेगा, तो यहाँ पे वुड सर्व होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। द सन राइज इन द ईस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, राइजेज लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। वाटर ब्लैंक एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या, तो बॉयल्स होता है, बॉयल हो जाता है, तो यूनिवर्सल है ये, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, बॉयल्स। प्लांट्स, प्लांट क्या करता है, मेक फूड इन द सन, मतलब ये भी यूनिवर्सल है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, मैक्स लिखेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सेंटेंस में कहीं हमको मिल गया यूनिवर्सल ट्रूथ और कहीं मिल गया विशेष, टाइम और वर्ब नहीं मिला। जब किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा तो उसको छोड़ देना है। टाइम के बारे में फिर देखना है, टाइम भी नहीं मिलेगा तो हमको सिंगल पे माइंड करना है कि सिंगल सेंटेंस में क्या क्या है। तो सिंगल सेंटेंस, सिंगल वाला जब हम गए यहाँ पे, तो सिंगल वाला के पास कितने पुत्र हैं, इसके दो हैं, दोनों का एक यूनिवर्सल में आता है, एक दूसरा विश या फिर इफ में आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब ये तीनों नहीं रहेगा, जब ये तीनों नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे कि इसमें से हम आपको बता रहे हैं कि यदि वो वर्ब भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, सिंगल भी नहीं है, तो परफेक्ट कंबाइन होगा। तो कंबाइन का मतलब क्या होता है, तो कंबाइन का मतलब होता है जुड़ा होना, है ना, जुड़ा होना। तो मतलब कोई भी कंबाइन का मतलब जुड़ा होना। कंबाइन के पास जब गए तो यहाँ भी दो मिला हमको, इसमें भी दो कोई मिला, पहला मिला फर्स्ट सेंटेंस, दूसरा मिला सेकेंड सेंटेंस। इसका मतलब है कि कंबाइन का मतलब हो गया कि वो जो सेंटेंस होगा वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, लेकिन वो जो जुड़ा हुआ रहेगा वो कंबाइन जो रहेगा सेंटेंस, या फिर कॉमा से रह सकता है, या दैट से रह सकता है, या इफ से रह सकता है, या फिर व्हेन से रह सकता है ना। मतलब किसी भी कनेक्टर का यूज करके उस सेंटेंस को वो जोड़ेगा, या फिर इसके जगह में आफ्टर रह सकता है या बिफोर भी रह सकता है। मतलब जो एक कनेक्टर का काम कर सकता है वो सब कुछ भी रह सकता है, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो पहला सेंटेंस में यदि भी टू मिल गया तो दूसरा सेंटेंस में हैड लगाकर भी थर्ड कर देना है आपको। यदि फर्स्ट साइड में आपको मिल गया हैड प्लस भी थर्ड, तो दूसरा साइड आपको भी टू यूज कर देना है। ये रिवर्स है, आपको ये नहीं देखना है कि केवल ये साइड की बात हो सकती है, मतलब ये कोई भी साइड, ये V2 जो है उधर भी रह सकता है और ये इधर भी रह सकता है, लेकिन बीच में जरूर कोई कनेक्टर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि यदि पहला सेंटेंस में V2 है तो दूसरा में हमको भी थर्ड कर देना है, और यदि पहला में ही यदि भी थर्ड आ गया तो फिर दूसरा में हमको V2 कर देना है। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा आ जाते हैं हम लोग कि यदि पहला सेंटेंस में V1 और V5 यूज किया है तो हम लोग दूसरा सेंटेंस में शैल और विल लगाकर V1 कर देना है। और यदि ये भी नहीं रहा और पहला सेंटेंस यदि पास्ट है तो दूसरा को भी पास्ट रखना है। ठीक है, जब कोई कनेक्टर वहां पे ना हो तब। और पहला सेंटेंस में यदि वर का यूज किया है तो दूसरा में आपको वुड का यूज कर देना है, जिस तरीके से हम लोग को यहाँ पे मिला। पहला सेंटेंस में वर मिला, है ना, पहला सेंटेंस में वर मिला तो दूसरा सेंटेंस में ऑलरेडी वुड आ जाएगा, है ना। तो आपको ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। तो इस सेंटेंस ये जो लिखा हुआ है इसको हम ट्रांसलेट तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि सी रीच्ड, और उसके बाद एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, हाँ, द ट्रेन स्टार्ट्स। ठीक है,
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पहला सेंटेंस है और ये एक दूसरा सेंटेंस है और दोनों को जोड़ने का काम ये किया है, मतलब ये हो गया आफ्टर। लेकिन पहला सेंटेंस में जो है वी टू का यूज कर दिया है। तो हम आपको पहले बताए हैं कि जो पहला सेंटेंस में वी टू रहेगा, दूसरा में आपको डायरेक्ट भी थर्ड लगा देना, वो भी हेड लगाकर। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे हैड प्लस में स्टार्टेड कर देंगे, ठीक है। दूसरा में सेंटेंस में द पेशेंट हैड डाइड, देखो पहले हैड प्लस भी थर्ड आ गया, पहला सेंटेंस में ही हैड प्लस भी थर्ड आ गया, तो दूसरा सेंटेंस में डायरेक्ट हमको भी टू यूज कर देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैम लगा देंगे, हो गया। इफ यू अब हमको यहाँ पे आगे समझ में ब्लैंक है, लेकिन दूसरा सेंटेंस में सेल का यूज कर दिया है। तो दूसरा सेंटेंस में जब सेल का यूज कर दिया है तो हमको पहला में तो प्रेजेंट का रखना है, V1 या V5। तो यू के साथ में डायरेक्ट V1 का यूज होता है, तो कम हो गया। आई वर ये किंग, इफ आई वर ये किंग, तो पहला सेंटेंस में वर का यूज किया है, तो दूसरा सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, तो वुड का यूज करेंगे हम लोग, वुड सर्व दी पीपल्स, ठीक है। आई वेंट टू कॉलेज आफ्टर, देखिए फर्स्ट सेंटेंस में भी टू का यूज कर दिया है यहाँ पे, तो दूसरा सेंटेंस में क्या करना है, हेड लगाकर भी थर्ड, मतलब इसमें हम लोग को हैड प्लस गॉन का यूज कर देंगे, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला क्या, कि पहला सेंटेंस में हम लोग को देखने को मिला कि यदि वर्ब नहीं है, टाइम भी नहीं है, सिंगल भी नहीं है, और वो सेंटेंस कंबाइन भी नहीं है, तो ये रूल्स को छोड़कर हमको एक्सेप्शंस का रूल्स यूज करना पड़ेगा। जैसे एक्सेप्शंस में क्या यूज करना है हम लोग को, तो यहाँ पे देखते हैं। एक्सेप्शंस का मतलब हो गया कि आपको कुछ ऐसे ऐसे रूल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा जो आपको कभी कभी थॉट भी करना पड़ेगा। जैसे कि यदि कोई भी उस सेंटेंस में कुछ भी नहीं मिला, ना ही उसमें वर्ब मिला, मतलब ना ही उसमें हेल्पिंग वर्ब मिला, ना ही टाइम मिला, ना ही सिंगल मिला, ना ही कंबाइन मिला, ये सब कुछ भी नहीं मिला, ये सब कुछ भी नहीं मिला, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्शंस यूज कर देंगे, ये सब का अपवाद। तो वो कौन है, तो हम लोग डायरेक्ट माइंड करेंगे कि यदि उस सेंटेंस में यदि ये सब नहीं है तो परफेक्ट है, सीन्स ऑफ फोर होगा उसमें। तो सीन्स फोर जब होगा तो हम लोग उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बना सकते हैं और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बना सकते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। नाउ और लुक यदि रह गया किसी भी सेंटेंस में तो आपको डायरेक्टली उसको इज आर एम वाज वर लगाकर बिफोर कर देना है। और पहला सेंटेंस यदि नेवर और गेट रह गया तो आपको प्रेजेंट टेंस में चेंज कर देना है। प्रेजेंट टेंस में चेंज करने का मतलब हो गया कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी रख सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज किया, इससे हम लोग बोलेंगे सेल्फ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ बोलेंगे। आप ये सेल्फ डिसाइड करेंगे कि होना क्या चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग एक्सरसाइज पे बात करते हैं। यहाँ पे मिल गया ऑलवेज। अब बताइए ऑलवेज जब मिल गया तो हमें क्या करना है, तो फर्स्ट में ही आपको हम पढ़ा दिए थे कि ऑलवेज मतलब ये आ जाता है किसमें, टाइम में। टाइम में क्या पढ़ाए थे यहाँ पे, तो टाइम में आपको हम बताए थे इसमें, टाइम में कि डेरा में बताए थे V1 और V5 का यूज कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं डायरेक्टली वहीं पे। तो यहाँ क्या आ गया, द स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे वर्क कर देंगे डायरेक्टली V1। फिर ही यूजुअली
है ना। तो यूजुअली ये भी प्रेजेंट में आ गया, तो यहाँ पे स्पीक्स हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज, तो ऑलवेज है, यहाँ पे भी हमको जो है सो इसी का यूज कर देना है, तो यहाँ पे स्पीक्स होगा। डू यूज कर रहा है, तो डू किस में पढ़े थे, वही डेरा में। तो डेरा में क्या होता था, V1 का यूज कर देते थे या V5 का यूज कर देते थे। तो आपको बताए थे कि डी फॉर हेल्पिंग वर्ब जिसमें भी रहेगा डायरेक्ट V1 आ जाएगा। ऑलवेज यहाँ पे V1 और V5 हम लोग को सोच कर लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को बुक्स। इट हैज बीन, अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये इट हैज बीन, ये भी आपका ब्लैंक रहता है, यहाँ पे ऐसे रह सकता है, ठीक है। लेकिन आपको सीन्स और फॉर को देखना है और समझना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हैज भी लगा सकते थे या फिर हैड भी लगा सकते थे, और बीन लगाकर हम लोग क्या करते हैं, इसे रेनिंग कर देते हैं, ठीक है। तो हम जो है इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी चेंज कर सकते थे और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज कर सकते थे। दोनों में से किसी भी हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हैज, हैव या फिर हैड को भी यूज करके आप उसको बना सकते थे, ठीक है। नेवर, नेवर जब रहा तो रहेगा तो हमको क्या करना है, तो नेवर रहा तो उसको हमको प्रेजेंट में यूज करना है। तो चलिए हम प्रेजेंट में यूज करें, तो ही नेवर लाइज। ही हैज आ गया, मतलब किस में आ गया, ये DHY में आ गया, तो यहाँ पे क्या करना है, हमको बिन लगा देना है। आप बताए होंगे, आपको हम ये ऑलरेडी टेंस में पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में विदाउट वर्ब, बिना वर्ब का भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, तो उसमें हम लोग बिन को यूज करके बनाते थे, तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो लुक, जिस सेंटेंस में लुक होगा उसे कॉन्टिन्यूअस में हमको चेंज कर देना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो ये भी वहाँ पे नहीं रहता लिखा हुआ, तो आपको खुद से इसे इज में यूज करके या फिर इसके साथ वाज लगाकर आप जो है सो ईटिंग यहाँ पे कर देते हो, तो ये सही हो जाता है, क्योंकि आपको जो है सो यहाँ पे ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, नाउ और लुक जिसमें भी रहेगा आप उसे इज आर एम या वाज वर लगाकर बिफोर बना सकते थे उसका, ठीक है। तो आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे। टुमारो आ गया, वही डेरा प्ले NTR में चला गया, तो यहाँ पे होगा विल गो। हिज मदर कुक, कुक्स हो जाएगा, कुक्स सम फूड इन द किचन एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट यहाँ यूज किया मतलब अभी, तो अभी जब वो बना रही है, तो अभी जब बना रही है एट प्रेजेंट वहाँ पे यूज हुआ है ना। नाउ मतलब अभी यूज किया जा रहा है, प्रेजेंट है यहाँ पे, तो प्रेजेंट है तो उसे हम लोग कोई भी टेंस में यूज कर सकते थे। तो यहाँ पे अब देखते हैं तो कि हम इसमें जो है सो कुक्स यूज किए हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज भी है, तो हमको इसको देखना था, हमको जो है सो एट किचन, नहीं सॉरी नेक्स्ट ना, प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट यहाँ पे इसमें देख रहे हैं, तो हम डायरेक्टली जो है सो इसको देखते हुए हम यहाँ पे जो है सो इज कुकिंग भी कर सकते हैं, तो इज कुकिंग करेंगे तो वो काफ़ी बेहतर होगा कुक्स की अपेक्षा ना, क्योंकि वो अभी क्या कर रही है, कुकिंग कर रही है, तो कुकिंग लगाना है, कुक्स नहीं करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक होना नहीं चाहिए, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया माई सॉन्ग विल, तो आप जानते हैं कि उसमें विल का यूज नहीं रहेगा, ये पूरा ब्लैंक रहेगा, तो ये नेक्स्ट जून है, तो नेक्स्ट जून मतलब हो गया है डेरा प्ले NTR में चला गया है, तो हम लोग को खुद से विल लगाना है, ये मिस्टेक टाइप हो गया, उसके बाद कम हो जाता है यहाँ पे। डज का यूज किया है मतलब डायरेक्ट V1 का यूज होगा इसमें, यहाँ भी डिड का यूज किया है तो डायरेक्ट
वन का यूज़ होगा यहाँ पे भी। और मुजफ्फरपुर, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ही गो टू मुजफ्फरपुर यस्टरडे, यूज कर दिया है, मतलब भी टू यूज होगा, वेंट यूज हो जाएगा यहाँ पे। एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन, तो प्रेजेंट में यहाँ पे यूज होगा, कॉज टू स्कूल एवरी डे। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इसको देखा है ना, कि आखिर में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये टाइम एंड टेंस जो है सो आपको काफ़ी जो है सो आसान लगा होगा, हमें आशा है। और इसी तरह के ढेर सारे एक्सरसाइज जो है सो आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। एक्सरसाइज का कुछ हम क्वेश्चंस जो है सो इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शंस में हम ऐड कर देंगे, आप जरूर उसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में।